वो गरीब आदमी मुझे 10 रुपया देगा, जी। वो आदमी जो 1 लाख रुपया कमाता है ना, वो आपसे 1 घंटा आइडियोलॉजिकल डिबेट करेगा, हम्म। पैसा नहीं देगा। पैसा नहीं देगा। तो इसको बौद्धिक जुगाली कह सकते हैं। शिवसेना अगर महार को सपोर्ट करेगी तो कांग्रेस मांग को करेगी, तो दोनों मिलके पूरी कम्युनिटी की ताकत को डिवाइड कर देते डिवाइड कर देते हैं। हैं। यही खेल गुजरात में भी किया है। हम जैसे लोग मेहनत करके 5 साल में लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक चुनाव आएगा सबको तोड़ के रख देंगे। क्योंकि दलितों में अंदर बुद्ध है, बाबा साहब आम्बेडकर है, ज्योतिबा फूले है, पेरियार है, शाहू महाराज है, बहुत सारे लोगों ने वैचारिक चेतना का काम किया है। जिसको हम बड़ा ओबीसी वर्ग बोलेंगे, ये लोग के पास ऐसे कोई नेता ही नहीं है, ऐसे कोई फिगर्स नहीं है, आइकन्स नहीं है कि वो अपनी विचारधारा बदले। गुजरात चुनाव में काफ़ी हलचल है, लेकिन मुद्दों की बात होती है, सियासी गणित की बात होती है, नफ़े नुकसान की बात होती है, पूछा जाता है कितनी नौकरियां मिली, कितनी शिक्षा मिली। लेकिन एक सवाल गुजरात चुनाव में गायब है, वो है छुआछूत का, वो है जातिवाद का, कास्टिज्म का। इस गुजरात चुनाव में क्या जाति भी एक मुद्दा बन सकती है? खासकर दलित बहुजन बैकग्राउंड से आने वाले समाज का क्या एजेंडा होगा जिसके आधार पर गुजरात चुनाव में वो अपना वोट तय करेंगे? गुजरात की सियासत में जाति के सवाल को समझने और पूरे गुजरात में दलित बहुजन लोगों की हालत के बारे में एक रियलिटी चेक करने के लिए हम लोग गुजरात में हैं। गुजरात में अहमदाबाद के पास ही साणंद में एक दलित शक्ति केंद्र है, जिसको चलाने वाले उसके संयोजक मार्टिन मैकवान साहब मेरे साथ में हैं। और इनसे हम जानेंगे कि जो यहाँ पर दलित इश्यूज़ हैं उनकी क्या स्थिति है, और क्या गुजरात चुनाव में दलित भी कोई अपनी भागीदारी रखते हैं, क्या उनकी राजनीतिक हैसियत है। इसको पूरी सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो मार्टिन साहब, बहुत स्वागत है चैनल में। जय भीम। जय भीम। तो मैं गुजरात में घूम रहा हूँ, अभी बहुत सारे विधानसभाओं में मैं घूम चुका हूँ। मेरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं ग्राउंड से, मैंने ये देखा कि हम जैसे यूपी में घूमते हैं तो वहाँ के दलित समाज में एक चेतना है, वो एक थोड़ा एम्पावर भी नज़र आता है, जय भीम बोलता है और एक कॉन्फिडेंस उसमें नज़र आता है। लेकिन मैं यहाँ जिस समाज में घूम रहा हूँ, अपनी बस्तियों में जा रहा हूँ, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता। यहाँ पर लोग बहुत शांत हैं, बात नहीं कर रहे हैं किसी मसले पर, और बहुत कॉन्फिडेंस अपने मसलों को लेकर नज़र नहीं आता। आप चूंकि गुजरात में हैं, यही आपकी कर्म भूमि है, आप 22 साल से दलित शक्ति केंद्र चला रहे हैं, क्या वजह इसकी हो सकती है? तो आपने देखा होगा कि सभी जाति समुदाय जो है उनके खुद के नेताजी है। दलित में पावरफुल नेता नहीं है। तो आरक्षण का पूरा जो ख्याल था, ये ख्याल ये था कि इस समाज का राजकीय प्रतिनिधित्व असरकारक तरीके से होगा। लेकिन लोग समझ बैठे हैं कि ये तो हमारा खुद का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो दलित राजनीतिक लीडर्स है वो इस समाज के साथ बहुत कम खड़े रहते हैं। थोड़े एक्सेप्शंस इधर उधर हो सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज ये मेरा देखा है। मैंने 42 साल से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो हमने 2 साल पहले जितने भी नेता है सभी पक्षों के, उसके घर जाके प्रदर्शन किया था पब्लिक में, रिकॉर्ड निकाल के कि आप पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो, तो क्या क्या आप बोले अभी तक, क्या सवाल पूछा आपने? क्या सवाल पूछा। तो काफ़ी लोग थोड़े नाराज़ भी हुए थे हमसे। लेकिन मैं मानता हूँ कि सिर्फ कानून होने से कुछ नहीं होता है। आपका एक इफ़ेक्टिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है जी, जो सभी समाजों में है। आप देखेंगे कि पाटीदार कम्युनिटी के पटेल्स है, वो कांग्रेस हो या भाजपा, जब अपना एजेंडा होता है तब मिल जाता है, नेगोशिएट करने की हालत में है, दे कैन नेगोशिएट विद द पार्टीज एकदम। तो ये नहीं मिल रहा है दलितों के अंदर। आदिवासी का भी ये हालत है। तो ये मुझे सबसे बड़ा ये वजह दिख रहा है। हमने छोटी एक संस्था का माध्यम नवसर्जन ट्रस्ट
लेकिन मैं मानता हूँ कि काफ़ी हमने 42 साल में बहुत काम किया, बट कभी मैंने नहीं देखा है कि कोई भी दलित पॉलिटिशियन है उसने आके कभी ऐसा बोला होगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम साथ में मिलके कुछ करते हैं। ये मैंने नहीं देखा है कभी। तो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो हाँ, दलित मसलों पे स्टैंड नहीं लेते हैं। स्टैंड नहीं लेते हैं, स्टैंड नहीं लेते हैं। अब देखिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सौराष्ट्र का राज्य अलग था, और बाकी का हिस्सा ग्रेटर बॉम्बे स्टेट में था। जी। और जो आज हम जिसको पटेल बोलते हैं वो शूद्र माने जाते थे, और उसकी हालत दलितों से भी बदतर थी। जी। लेकिन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर ढेवर, उन्होंने 4 साल में 3 कानून ला के 37.50 लाख एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र करवा दिया एक कम्युनिटी के समर्थन में, लैंड ओनरशिप ट्रांसफर लैंड ओनरशिप। तो केरला और त्रिपुरा के बाद सबसे सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स गुजरात में था, सौराष्ट्र में ये पाटीदारों के पक्ष में था। बाकी का बृहद मुंबई राज्य में माना गया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इतना ही ज़मीन मिलेगा दलित और आदिवासी को लैंड सीलिंग एक्ट और टेनेंसी एक्ट के अंतर्गत। जी। ये करीब 60 साल हो गए ये लॉ का इम्प्लीमेंटेशन। सरकार के आंकड़े के अनुसार इसमें से 1/3 ज़मीन अभी दलित और आदिवासी को मिला है। अच्छा, जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। 1/3 मिला है। अब 1/3 का क्या हाल है ये भी मैं आपको बता दूं। यहाँ एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है सुरेंद्रनगर। हमने एक छोटा सर्वेक्षण किया था सिर्फ 251 गांव में, और हमने 6000 एकड़ ज़मीन ढूंढा जो दलितों को दिया गया था। उसका कब्जा था, लीगल पोजीशन था ऑन पेपर, बट उसके पास हाथ में कब्जा नहीं था। पेपर पे है लेकिन हकीकत में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो आज तक कोई भी दलित पॉलिटिशियन नहीं मिला जिन्होंने लैंड रिफॉर्म का सवाल उठाया। हम हाई कोर्ट गए, किया, तो हम तो संगठन है तो लोगों को जागरूक करते लड़ते हैं, बट ये काम विधानसभा में बैठ के लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। सड़क पे कानून नहीं बनते ना, संसद Exactly. में, संसद में विधानसभा में बनते हैं, वहाँ बनेंगे। बनते हैं। तो क्या हो गया कि ये जिम्मेदारी लोगों की खुद की हो गई अभी, कि अपने अधिकार का आप देख लो। छोड़ दिया उनको बीच में। छोड़ दिया है, बराबर। तो बहुत दुखता है मैं जब देखता हूँ इतने सालों से, बराबर। 42 साल पहले मैंने जब शुरू किया तो हालत इतना ख़राब था गांव में जी। ये बिन दलित किसी भी घर में घुस के महिलाओं के साथ जो करना चाहते थे करते थे दिन दहाड़े, और कोई बोल नहीं सकता था। मेरे 4 साथियों की हत्या हो गई 1986 में एक गांव में। उसके बाद मैंने नवसन शुरू किया। अच्छा। तो ये मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक दिख रहा है। तो बाबा साहब का पूरा जो लॉजिक था ये था, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला गांधी का, ये हमने देख लिया। लेकिन रिजर्वेशन का लक्ष्य भी ये था कि प्रतिनिधित्व कम्युनल होगा, इंडिविजुअल नहीं होगा। अब ये क्या हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र में किया, शिवसेना अगर महार को सपोर्ट करेगी तो कांग्रेस मांग को करेगी, तो दोनों मिलके पूरी कम्युनिटी की ताकत को डिवाइड कर देते। यही खेल गुजरात में भी किया है। एक पक्ष बुनकरों को सपोर्ट करेगा, दूसरा चमारों को करेगा। अब 7% पॉपुलेशन, हम जैसे लोग मेहनत करके 5 साल में लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक चुनाव आएगा सबको तोड़ के रख देंगे। ये ज़मीनी वास्तविकता है। तो काफ़ी, नो डाउट, बहुत जागृति आई है। 7% पॉपुलेशन के साथ गुजरात ने जो किया है। मैं आए थे दोस्त काफ़ी बिहार से आए थे, मुझे बोला कि हम ये मान नहीं सकते हैं कि बिना वायलेंस
संगठन के माध्यम से आपने सूर्यनगर में 6,000 एकड़ जमीन लोगों को दिलवाया। दिलवा दिया, हाँ, ये सुनने में बड़ा मतलब बड़ा है, एक भी इंसिडेंट वायलेंस का नहीं है। बराबर, ये बिहार में नहीं हो सकता है। बिहार का इतिहास बड़ा खूनी रहा है, खूनी रणधीर रहा है, सेना और वेरी वो वेरी सब। वायलेंट रहा है। बराबर, तो बट अगर इसी में दलित पॉलिटिकल लीडरशिप मिल जाता है तो इससे 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट हम ले पाते हैं। और लैंड से एक तरह का एम्पावरमेंट भी है। आपके पास जब लैंड होती है तो कॉन्फिडेंस होता है। एग्जैक्टली, तो लैंडलेस लोगों के पास तो फिर बिल्कुल नहीं। हमने ये पूरा जो जहाँ मेरे साथियों की हत्या हुई वहाँ जो भी बदलाव आया ये लैंड की वजह से आया। लैंड की वजह से और आप देखिए कि हमने सबसे पहला जो स्टडी किया था एट्रोसिटी एक्ट का, क्योंकि गुजरात में 11 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 18 दैट टाइम 92 में उसको दलित अत्याचार के मुद्दे पे सेंसिटिव डिक्लेयर किया था होम मिनिस्ट्री ने। हमने 11 डिस्ट्रिक्ट लेके एट्रोसिटी का 89 से 93 का अध्ययन किया। पुलिस से रिकॉर्ड लिया, समाज कल्याण अधिकारी से रिकॉर्ड लिया और डायरेक्ट डीजी ऑफिस से, और हमारा इंडिपेंडेंट डेटा कलेक्शन गांव के अंदर से। बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी था। अब ये पहला पता चला कि 150% एट्रोसिटीज़ को अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है। तो जो भी फिगर्स जा रहा है विधानसभा और पार्लियामेंट में वो गलत जा रहा है। गलत जा रहा है। बराबर, तो असली डेटा तो हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और आज देश में सबसे बड़ी ये समस्या है कि रिसर्च बंद हो गया। सेमिनार्स होगा तो हंगामा हो जाएगा। हंगामा हो जाता है। हाँ, तो इतने बड़े कठिन सामाजिक सवाल है, जब तक आपके पास ऑथेंटिक डेटा नहीं होगा तो आप अप्रोप्रिएट पॉलिसी कैसे बनाएंगे। बराबर, सही बात है। तो ये हमने ये स्टडी में देखा कि सबसे ज़्यादा जो वायलेंस हो रहा है वो इकोनॉमिक रीजन से है। और इकोनॉमिक में दो चीज़ है, लैंड एंड लेबर, जमीन और मजदूरी। बिल्कुल। अब गुजरात में मिनिमम वेजेस एग्रीकल्चर लेबर का एट वन टाइम लोएस्ट इन द कंट्री। अच्छा। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा था, बिहार में ज़्यादा था। बराबर, अब मैंने जब काम शुरू किया कॉलेज के बाद तो मैं देख रहा था गांव में कि कानून था कि 7 रुपया मजदूरी मिलेगी न्यूनतम वेतन में, 1 रुपया देते थे लोगों को। 7 रुपये से 1 रुपया 1 रुपया। और हमने ये तो मैं आपको तब की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने ये बड़ौदा जो है बड़ा शहर बड़ौदा में जहाँ बाबा साहब फिर रोते रोते निकल गए थे छोड़ के, वहाँ जो इलाका है जो सब्जी वब्जी उगाते हैं, गायकवाड़ का स्टेट है, वहाँ ये बात मैं कर रहा हूँ 94 95 का 97 तक, कि जब 32 रुपीज़ मिनिमम वेज था गुजरात में तो गांव के लोगों को 12 रुपया देते थे। इसलिए हमने वहाँ एक लेबर यूनियन खड़ा किया, एग्रीकल्चर लेबर यूनियन। बराबर, तो अब देखिए तो अभी एग्रीकल्चर लेबर यूनियन की पूरी मूवमेंट ख़त्म, पूरा खत्म। मिनिमम वेजेस का कोई डिस्कशन नहीं पार्लियामेंट में, नया लेबर कोड आ चुका है। एग्जैक्टली। तो अब तो गरीबों की जो बात है हाँ वो तो कोई कर ही नहीं रहा है। अगर हमारे लीडर्स नहीं करेंगे तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? तो यहाँ पे सीटें तो रिजर्व हैं, सांसदी में भी है, विधायकी में भी है, लेकिन जैसे मान्यवर साहब कहते हैं कि भाई वो पार्टी का चमचा बन जाते हैं और फिर अपने मसलों पर नहीं होते। तो क्या हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों को घेरें, उनसे सवाल करें? हमारा समाज भी तो उनसे सवाल पूछे ना कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप क्यों नहीं करते? तो जनता की तरफ से भी दबाव जाना चाहिए ना। हमने किया ना, 2 साल पहले हमने कुछ 13 कार्यक्रम किया, सांसद और विधायकों के घर जाके, उसके क्षेत्र में जाके जी काफ़ी एक किया था। ये पहला कार्यक्रम इस प्रकार का गुजरात में था। हाँ, थोड़े लोगों ने वेलकम भी किया। बट एक क्या है कि कम्युनिटी के अंदर एक सवाल ये भी आता है कि आप किसी को क्रिटिक करोगे ना तो ये आता है कि नहीं, हम हमारे समाज में कि लोगों के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे देखिए, मैं लोगों को सवाल पूछता हूँ कि वो सही मायने में अपना फ़र्ज निभाता तो ये करने की नौबत क्यों आती?
बराबर। बिल्कुल और दलित हैं आप तो आपसे आपको तो ये अपेक्षा नहीं आपसे वो बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से तो आप बने हैं। एग्जैक्टली बाकी क्यों बने। क्यों बने? गुजरात में अभी तक का सबसे बड़ा अध्ययन और पूरे देश का सबसे बड़ा अध्ययन छुआछूत कितना है गुजरात में हमने किया है। 2010 में रिपोर्ट बाहर आई, अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा जी। 1579 गांव का ये अध्ययन, 98,000 रिस्पोंडेंट्स, तो आप यू कैन लुक एट द स्केल, दैट्स अ बिग नंबर। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल पे तो दलित गैर दलित के बीच में छुआछूत और दलितों के अंदर पेटा जाति सब कास्ट के आधार पे छुआछूत दोनों को हमने कवर किया है, क्योंकि दोनों गलत है, दोनों गलत। अब नतीजे क्या है, पहले अगर मैं 3 फाइंडिंग आपको दूँ, ऐसे तो बहुत सारे फाइंडिंग्स है, बट 3 अगर मैं देता हूँ, क्योंकि हमको 98 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मिले। 98 फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा। 90.2% गाँवों में हिंदू होते हुए भी दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं है गुजरात में। आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। 64% ग्राम पंचायत में दलित सदस्य चुना जाता है, सरपंच बनता है, उसके लिए पानी का मटका अलग होगा, ग्लास अलग होगा, चाय की रकाबी अलग होगी, कई जगह वो नीचे बैठेंगे। 64%। और 54% गाँवों के अंदर हमने पाया कि मध्याह्न भोजन में दलित बच्चों को अलग लाइन करके बिठाते हैं। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज के 4 दिन कंटिन्यू स्टोरी आया फ्रंट पेज पे, बराबर, तो हंगामा डेफिनेटली हो गया। तब तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। विधानसभा में चर्चा चली, तो ये टैक्टिक हमेशा होता है, दलित विधायक को खड़ा कर देंगे रूलिंग पार्टी। और ये भाई साहब ने बोला कि मैं दलित हूँ, 50 साल मेरी उम्र है, मैंने गुजरात में कभी छुआछूत नहीं देखा है। तो आपके अपने ही आदमी को मूवमेंट के खिलाफ कर देंगे। तो जर्नलिस्ट मेरे पास आए कि मार्टिन भाई आप ये तो ऐसा बोलते हैं, तो मैंने बोला नहीं, मेरी बात उनकी बात एकदम बराबर है। ये स्टडी गलत है हमारा। अगर विधानसभा के फ्लोर पर से ये बोलते हैं कि गुजरात में छुआछूत नहीं है, तो ये स्टडी गलत है, आई वेलकम इट। बट एक शर्त पे कि जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी में आरक्षित बैठक पे जो चुने गए वो सब इस्तीफा दे दो और जनरल सीट पे लड़ के दिखा दो। दूसरे दिन बोलते हैं नहीं अभी छुआछूत थोड़ा थोड़ा बचा है गुजरात में। अच्छा। हाँ, अब आप ये कहने से भी डरते हो कि छुआछूत गुजरात में है, तो काम क्या करोगे फिर? रिजर्व सीट पे चुने गए हो और रिजर्वेशन का बेसिस क्या है? कास्ट एंड अनटचेबिलिटी, ट्रू, डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, वो फंडामेंटल पैरामीटर है। और आप डिनाई करते हो कि गुजरात में छुआछूत नहीं है या पूरे देश में नहीं है। ये सवाल है। तो ये पॉलिटिकल जो क्राइसिस है गुजरात में, पिछले लंबे समय से क्या कोई ऐसी राजनीतिक कोशिशें भी हुई हैं कि इस गैप को भरा जाए, पॉलिटिकल पार्टी बना के, पॉलिटिकल लीडरशिप को लेके? कई बसपा भी एक दौर में, काशीराम साहब खुद कैडर काम करते थे यहाँ पे, फिर बीच बीच में कुछ लोग उभरते हैं। पिछले जमाने आप समय देखें तो जिग्नेश मेवाणी जैसे चेहरे उभर के आए हैं। तो ये पॉलिटिकल गैप को भरने की कोशिशों को कैसे देखते हैं? नहीं, ये हुआ है। आपने जो जिक्र किया, माननीय काशीराम जी ने जो किया, वो तो अद्भुत स्टोरी है। आई मीन पूरे देश में, वो भी सबसे बड़े स्टेट के अंदर सत्ता परिवर्तन करना। लेकिन वो बीएसपी आज का बीएसपी नहीं है, क्योंकि वो बीएसपी था वो ग्राउंड पे जुड़ा हुआ था। मैं कई बुज़ुर्गों को मिला हूँ उत्तर प्रदेश में, गांव में, जो बोल रहे थे कि काशीराम जी के साथ हम दिन भर साइकिल पे जाते थे, मीटिंगें करते थे, लोग जो भी जेब में था वो देते थे, ऐसे करके पार्टी बनी है। आज वो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम हो गया है लोगों के साथ जुड़ाव का। तो गुजरात में भी ये कोशिश हुई, जिग्नेश ने एक नया एक मोड़ लिया, लेकिन
एक प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं कि पॉलिटिकल पावर का मुद्दा है, वो भी एक सोशल मूवमेंट का हिस्सा है। बिल्कुल। और जब सोशल मूवमेंट होता है ना, तब उसका संचालन आप पॉलिटिकल कल्चर से नहीं कर सकते हो। पॉलिटिकल कल्चर क्या है, मैं और मेरे सिवा और कोई नहीं, स्टिफ कंपटीशन। ये कल्चर से सामाजिक संगठन कभी मजबूत नहीं होता है। फिर तो आप अपने बचाने में ही लगे रहते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको जाने देना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, नए लोग को अंदर लाना पड़ेगा, बराबर, तभी तो बनेगा। तभी तो बनेगा। तो एक कल्चर बदलने की जो बात है, यही हमारी जाति व्यवस्था में हुआ है ना। अगर मैं दलित हूँ तो फिर मेरे समाज के अंदर छुआछूत क्यों होना चाहिए? आप महसाणा चले जाइए, आप मेरे ख्याल से आप गए थे, मैं घूम के आया हूँ महसाणा। एक दलित की पेटा जाति दूसरी दलित पेटा जाति के इंसान को घर किराए पे नहीं देगा। अब एक तो बाबा साहब ने नहीं बोला था, जय भीम सब बोल रहे हैं, जय भीम बोलते हैं, बट आपस में भी हमारे उस तरह के रिश्ते नहीं। लेकिन ये काम से बोलने वाला नहीं है ना। कुदरत ने हमें मुंह दिया, हमारे शरीर में जो सबसे छोटा है, बाकी सबसे बड़ा जो अंग दिया वो तो हाथ और पैर दिया है ना, काम करने के लिए। जी। तो ये एक आंदोलन जो मजबूत था बाबा साहब के समय में, और बाद में कांशीराम जी ने भी यही किया, लोहिया जैसे लोगों ने पूरा सोशलिस्ट मूवमेंट खड़ा किया। बाबा अढ़ऊ महाराष्ट्र में एक गांव एक पनघट का बड़ा आंदोलन चलाया, बराबर, महाराष्ट्र की पूरी भूमि। बट अब देखो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कितने फ्रैगमेंट्स है अभी, हर दिन नया फ्रैगमेंट खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। जिस पार्टी को बाबा साहब ने बनाया वही टुकड़े टुकड़े इतने टुकड़े। हाँ, एक इंसान का एक फैक्शन। तो संगठित बनो का मतलब क्या है? ज़्यादा संगठन बनाओ। ज़्यादा सीरियसली ले लिया लोगों ने, बहुत किया है। तो ये है ना, ये गांव के लोगों के लिए बहुत पेनफुल होता है। और जिनकी आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने अपना समय, अपना एनर्जी, रिसोर्सेज लगाया, उनके लिए तो ये बहुत पीड़ादायक है। अब देखो, हमारा छोटा संगठन है, सरकार ने उनको लगा कि एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, गुजरात सरकार का कहना है? केंद्र सरकार का तो हमारा FCRA निकाल दिया। FCRA बंद कर दिया? ठीक है, ले जाओ, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने FCRA की वजह से ये संगठन नहीं शुरू किया था। हमने किया था क्योंकि मेरे 4 साथीदार की हत्या हुई थी, बराबर। तो बट ये मैं कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ कि हमने ऐसा कुछ किया काम कि सरकार डर रही है, चिंता में है, बराबर। लेकिन ये मैंने देखा कि गांव के लोग गरीब है, बहुत गरीब है, वो थोड़ा भी चंदा निकाल के हमें देंगे। जी। हमने इंद्र मेघवाल के समर्थन में 5 सितंबर को हरे गांव में श्रद्धांजलि सभा रखा। जी। और बोले कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो 1 रुपया, एक छोटी मटकी वहाँ रखी, उसमें डालेंगे। ये रुपया जाएगा इंद्र मेघवाल के पेरेंट्स को, ये संदेश देने के लिए कि आपका इंद्र नहीं है लेकिन हम सब आपके साथ हैं। छोटा गेस्चर है। आज तक हमारे पास जो नकद में आया है वो 2,64,000 समथिंग रुपया है। ये लेके महिलाएं गई जी, जालोर, आपने देखा, मटका बड़ा लेके और ये पैसे लेके। अब लोग, गरीब लोग जब इतना कर सकते हैं, तो जितने जिम्मेदार, ये जो मैं राजकीय प्रतिनिधित्व को मैं ठहराता हूँ, उतने ही जिम्मेदार जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो भी है। रिजर्वेशन की वजह से सरकारी नौकरी मिल गई, ये लोग सोशल मूवमेंट को सपोर्ट करने में लास्ट है, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। वो गरीब आदमी मुझे 10 रुपया देगा जी, वो आदमी जो 1 लाख रुपया कमाता है ना, वो आपसे 1 घंटा आइडियोलॉजिकल डिबेट करेगा, पैसा नहीं देगा। तो इसको बौद्धिक जुगाली कह सकते हैं। हाँ। तो अब मैं
इतना क्रिटिक करता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि अपने आप को जब तक आप क्रिटिक नहीं करोगे ना, हाँ, दूसरों को करना बहुत मुश्किल है। बराबर। पर बुद्ध ने क्या बोला कि भाई शुरू करो अपने आप से, बिल्कुल, दुनिया बदल जाएगी। इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। बराबर। तो ये सोशल मूवमेंट में होना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने तो खुल के लिखते थे जी। जितना क्रिटिक हिंदू धर्म का किया है उन्होंने, वो हमारी जो लिमिटेशन है उसका भी किया है। बराबर। बराबर। तो ये तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब ये क्या हो रहा है कि नहीं, बराबर। तो जाति वाइज संगठन गुजरात में जितने भी खड़े किए हैं वो रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर है, उन्होंने ही किया है गुजरात में। गांव के गरीब लोगों ने नहीं किया है। रिटायरमेंट के बाद क्रांति हो रही है। हाँ, लेकिन सबका संगठन, बहुजन संगठन नहीं कि सब भी लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे, नहीं। मेरी जाति मेरे पिता जाति सब कास्ट है तो इसका संगठन, मेरा पिता जाति है तो इसका। तो ये बहुत रिजिड स्ट्रेटेजाइजेशन पूरा ये कर दिया, फ्रैगमेंटेशन कर दिया है। तो हमारे लोग तो इस पूरे आप जो जवाब दे रहे हैं इसका कहने का मतलब ये कि हम खुद भी बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं गुजरात में और इसीलिए शायद एक शक्ति के रूप में दलित उभर नहीं पाए, नहीं पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मैं अगर इसको ये देखूं कि बीजेपी सरकार के कंटेक्स्ट में अगर हम समझें, नरेंद्र मोदी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, फिर अभी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 27 साल हो चुके हैं गुजरात में बीजेपी को। बीते 27 साल में अगर दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या स्थिति सुधरी है या हालात खराब होते गए हैं? बीजेपी का शासनकाल दलित समाज के लिए कैसा रहा? नहीं, स्थिति में सुधार तो जरूर आया है, बट वो आया है क्योंकि वो सुधार पूरे भारत में आया है। आज़ादी के समय हमारे पास खाना भी नहीं होता था, हम बाहर से खाना मंगवा देते, अनाज। आज हमारे पास है, पर्याप्त है, दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट करते हैं जी। तो ओवरऑल ज़रूर बदला है, लेकिन कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि जो गैप है गैर बराबरी का, जिसके पास है और नहीं है उसके बीच में, तो वो गैप बढ़ा है। हैव्स एंड हैव्स नॉट का गैप काफ़ी बढ़ता चला गया है, काफ़ी बड़ा है। तो अपने कास्ट के कंटेक्स्ट में समझाएं तो दलितों के बीच में काफ़ी डिस्पैरिटी आ गया है, तो हम बहुत आ गया है। तो आप देखेंगे कि अभी ये है कि गांव में बस आएगा कंपनी का लेने के लिए मजदूरों को, तो लोग को लगता है कि ये बड़ा एम्पावरमेंट हो गया है। बस घर पे आती है और ये 2 ईयर यहाँ लगा के म्यूज़िक सुनते सुनते आप फैक्ट्री जाओगे। लेकिन ये नहीं जागृति है कि वो फैक्ट्री का मालिक इतना पैसा देता है, लेकिन काम के घंटे 8 नहीं होते, 12 होते हैं, 11 होते हैं, 10 होता है। अब साणंद में जहाँ नैनो आया तो अभी इंडस्ट्रियल हब है कि गुजरात में इतना इन्वेस्टमेंट आया, जाके वहाँ बस्ती में जो लोग पर प्रांतीय मजदूर जो है, स्थानांतरित मजदूर, वो रहते हैं ना, उसका हालत जाके देख लो जी। 10 बाय 10 की एक छोटी सी कोठरी में 11 लोग रहते हैं। उसके कोने में नहाने का भी जगह है और किचन भी है। I've seen some of the stories there. और आप राजस्थान के जो मजदूर आते हैं वहाँ जाके मैं तो गया हूँ, बेड किराए पे मिलता है, तो 8 घंटे आप सोगे, बाद में 8 घंटा मैं सोऊंगा, कोई तीसरा 8 घंटा आएगा, 16 घंटा मैं फैक्ट्री में काम करूँगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये लोगों की जो हालत है ना, वो बताने वाले मीडिया नहीं है। हमारा दर्द कोई दिखाता ही नहीं, तो फिर हमें लगता है कि बहुत जो भी आता है ना आजकल पेपर में, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, वंदे मातरम एक्सप्रेस, ये ब्रिज, रिवर फ्रंट, फ्लावर का एक बड़ा शो गार्डन का, कोई मीडिया को दिलचस्पी नहीं है कि झोपड़पट्टी में लोग कैसे रहते हैं, और क्या खाते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुधार आया कि नहीं है। तो फिर ये तो पूरी कर्म की थियरी है ना कि आपका नसीब है। आपने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे इसलिए गरीब हैं आप, तो ये वो मनुवादी पूरा चलता रहता है। जब मैंने काम शुरू किया तो लोग यही बोलते थे कि मार्टिन भाई, वो तो सालों पहले जब भगवान आए थे ना धरती पे तो हमारे लोगों ने, पागल लोग थे तो भगवान को पत्थर फेंका, तो ये जन्म दे दिया हमें। अच्छा। और वो लोगों ने फूल चढ़ाए थे भगवान को। अब वहाँ से लेके
ये पूरा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस खड़ा करने में हमें 40 साल लगे। ये देखिए कैसे काम करता है ये व्यवस्था, जाति व्यवस्था। आप विक्टिम हैं, लेकिन आपके जो विक्टिम हुड है उसी के लिए आपको दोषी ठहराते हैं। एग्जैक्टली। और ये स्कूल करिकुलम में नहीं होगा। ये रैशनल थिंकिंग जो है, हमारा संविधान बोलता है वैज्ञानिक स्वभाव, जी, साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास, ये हमारी स्कूली किताबों में नहीं होगा। नहीं होगा। वो रामायण महाभारत पढ़ाते हैं, गीता पढ़ाते हैं, कर्मकांड पढ़ाते हैं, वही सब पढ़ाई होती है। वही होगा। तो मार्टिन भाई, हम अगर दलित उत्पीड़न की घटनाओं को देखें तो गुजरात में बीते सालों में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में उभार आया है। जैसे ऊना कांड हमने देखा, जब दलित बच्चों को काउ की स्किनिंग के नाम पे पीटा गया, बहुत ब्रूटल तरीके से पीटा। फिर एक बच्चे को घोड़ी पे पालने की वजह से, उस पर बैठने की वजह से मारा, बीच में मूंछ रखने पे मारा गया। अभी भी मोरबी से एक खबर आई है कि जय भीम लिखने की वजह से उसके साथ उसको मार डाला गया। तो दलित उत्पीड़न जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या ये एक रिएक्शन है कि दलित लोगों में चेतना भी आ रही है, या बाकी जातियां जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो गई हैं और ये ज़्यादा कमज़ोर हो गई इसलिए उत्पीड़न बढ़ गया? दो चीज़ें हो गई है कि दलितों में जागृति अपनी, मैं बोलूँ कि बहुत हाइटन लेवल पे है। तो छोटे से छोटे बच्चे होंगे ना, वो भी आज बहुत स्पिरिट के साथ करेंगे। बट क्योंकि दलितों में अंदर बुद्ध है, बाबा साहब आम्बेडकर है, ज्योतिबा फूले है, पेरियार है, शाहू महाराज है, बहुत सारे लोगों ने वैचारिक चेतना का काम किया जी, जिसको हम बड़ा ओबीसी वर्ग बोलेंगे। ये लोग के पास ऐसे कोई नेता ही नहीं है, ऐसे कोई फिगर्स नहीं है, आइकन्स नहीं है कि वो अपनी विचारधारा बदले। तो वहाँ और बाकी के समाज में तो उसकी जाति की जो पहचान है वो तो और मजबूत हो गई है। और पॉलिटिशियनों ने देख लिया है कि लोगों को अलग रखने में ही मज़ा है, और अलग रखने के सबसे अच्छी जो दवाई है वो जातिवाद है। वो जातिवाद। तो जातिवाद बढ़ाओ, हर जाति को उसका नेता पकड़ा दो, हर जाति का इतिहास ढूंढ के बता दो कि इसके पुरखे तो ये वाले राजा थे, मार्शल कौम थी, क्षत्रिय थे, और उसी के नाम पे सारा खेल खेलते रहो। जहाँ दलित रहते हैं वो अम्बेडकर स्ट्रीट, वहाँ बाबा साहब का स्टैचू लगा दो। दलित होगा तो सोशल जस्टिस मिनिस्टर बना दो। और कुछ कर ही नहीं सकता। अनुसूचित जाति मोर्चा बना दो। बराबर। तो यही कास्ट का पूरा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, ये आपको पूरी व्यवस्था में मिलेगा। बराबर। और अगर आपको ये इतना बड़ा चेतना का अगर सवाल है, बराबर, तो आपका जो मोस्ट डोमिनेंट पावरफुल लीडर है उसको अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बना दो। जो बाबा साहब ने गांधी जी को बोला था जब पहली बार मिले थे 1931 में, कि खादी पहनने का प्री कंडीशन आपने मेंबरशिप के लिए रखा है कांग्रेस में, तो छुआछूत पालन न करने की प्रतिज्ञा ये क्यों नहीं रखा है? ये क्यों नहीं रखा? अब कसम उठवाइए उनसे कि छुआछूत नहीं करेंगे। ये करिए। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो पार्टी में अभी अपेक्षित नहीं है। अपेक्षित ही नहीं। तो आज़ादी के इमीडिएटली बाद थोड़ा काम हुआ, लेकिन छुआछूत हटाना, गैर बराबरी दूर करने का काम प्री इंडिपेंडेंस एरा में जितना हुआ जी, उतना इंडिपेंडेंस के बाद नहीं हुआ है, वो कम हो गया। और अभी तो विकास के सिवा और कोई शब्द ही नहीं है कि बस हर चीज पे विकास का पेंच कर दो, सबका साथ सबका बस विकास करना है। अब विकास का मतलब क्या है? बाबा साहब की परिभाषा क्या थी विकास की? कि जब स्त्रियों की प्रगति उन्नत होगी इस शिखर पे, तो मैं समाज की प्रगति मानूंगा जी। अब आप देखिए कि अभी कई सारी कम्युनिटीज़ है देश में जहां दलित विमेन का लिटरेसी रेट 2% से कम है। आप गिन सकते हो, एक के बाद एक गिन सकते हो। या आप पेटा जाति में जाओगे, 1250 के करीब हमारी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट पहुंची अभी जी। वो एक एक का लिटरेसी रेट निकालो आप, तो पता चलेगा कि ये हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ाई करके आते हैं, वो लड़के भी आते हैं, कई लोग ऐसे भी आते हैं कि एमए किया है, बराबर, लेकिन उसको पूछेंगे कि आप ग्राम पंचायत क्या होता है, तो नहीं पता है। नहीं पता है।
संविधान के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ये मैंने कई देशों में गया हूँ, मैंने उसके एजुकेशन सिस्टम को देखा है, बराबर। अब पूरा अफ्रीकन मूवमेंट देख लो, बराबर। जितने भी नोबल लॉरेट्स है जी, वो सबने एक काम किया है, बच्चों के लिए किताबें लिखी है, छोटे बच्चों के लिए। हमारे साथ, हमारे यहाँ अगर हम मानते हैं कि चेतना की शुरुआत डिसाइसिवली छोटी उम्र में होगा, आप उसका सामाजिकरण बदल दो, सोशलाइजेशन बदल दो। और प्राथमिक शिक्षा, जिस स्कूलों में इंदिरा मेघवाल का इंसिडेंट हो गया मानो, बराबर, ये बच्चा कैसे पढ़ पाएगा? जी, बिल्कुल। अब उसके लिए कंस्ट्रक्टिवली क्या काम कर सकते हैं, उसका बैठ के हमने कभी चिंतन नहीं किया। बिकॉज वो लगता है कि वो एजेंडे में ही शामिल नहीं है। हाँ, कास्ट नहीं है। तो ये विकास की परिभाषा में भी नहीं आता वो है। शामिल ही नहीं है ना। गुजरात सरकार ने एक यूनिक कार्यक्रम किया था, मूल्यांकन के अधिकारियों को भेजा हर एक स्कूल में पैरामीटर्स के साथ कि ये देख लो, उसका एकदम फिट होना चाहिए हमारा सिस्टम। लेकिन वो क्राइटेरिया में छुआछूत को लेके अलग लाइन करवाते मध्याह्न भोजन में, वो मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा नहीं है। और जब ऐसे केसेस हो भी जाते हैं तो पूरी व्यवस्था ये साबित करने में लग जाती है कि जाति के आधार पे तो भेदभाव हुआ नहीं। हमने जालोर वाले केस में देखा कि बच्चा पहले से बीमार था, उसके तो कान में कोई दिक्कत थी, उसको तो बहुत हल्के से मारा था, वो अपने आप मर गया। तो ये इस तरह की बेशर्मी भी हमने देखी है। मार्टिन भाई, अगर हम दलित राजनीति के संदर्भ में बाबा साहेब हो गए, फूले साहेब हो गए, हमारे जो प्रतीक हैं, बहुजन प्रतीक हैं, उनके इस्तेमाल को समझने की कोशिश करें। हम गुजरात में देखते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत दावा करते हैं, बार बार बाबा साहब का नाम भी लेते हैं। दिल्ली में भी एक सेंटर उन्होंने बनवाया, और यहाँ जो अभी आम आदमी पार्टी आई है वो भी बाबा साहब के प्रतीक का बहुत इस्तेमाल कर रही है। भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीर अपने दफ्तरों में लगाती है, और इसके दम पे उन्होंने पंजाब में सरकार भी बना ली है, दिल्ली में भी सरकार चला रहे हैं। तो बहुजन प्रतीकों के इस्तेमाल से हमारे लोग कैसे शिफ्ट हो जाते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? अब ये तो हकीकत है कि 16.5% आपकी वोट बैंक, वो अगर यूनाइटेड हो जाता है तो सरकारें गिर सकती है, सरकार बन सकती है। ये तो भारत की राजनीति में साबित हो गया है। गांधी का पूरा बाबा साहब के खिलाफ जो आंदोलन था सेपरेट इलेक्टोरेट का जी, उसका गांधी का एक ही आर्गुमेंट था कि इससे हिंदुओं का विभाजन हो जाएगा और ये मैं नहीं होने दूंगा। हिंदू का विभाजन कैसे? तो 1931 के आप सेंसस के आंकड़े देख लो, 20% शेड्यूल कास्ट, डिप्रेस क्लास, 20% आपके हो गए मुसलमान जी, 8% हो गए ट्राइबल, 48 वर्सेस 52। अगर ये 52 में 20% मिला दे तो शेड्यूल कास्ट को, तो 72 हो जाता है। अब बाबा साहब बोले कि हम हिंदू नहीं है, अगर हम साथ में खाना नहीं खा सकते, कुएं में पानी नहीं भर सकते, रास्ते पे चल नहीं सकते, बराबर। तो अभी ये जो पूरी वैचारिक लड़ाई थी वो हमने पुतलों में कैद कर दिया है। और ये बात मैं बस इंफॉर्मेशन में जोड़ रहा हूँ, फिर आप इसी को कैरी कीजिएगा। ये वाली बात जो आपने बाबा साहब के बारे में कही, वो इसी ज़मीन पे अहमदाबाद में 1931 में बोली थी। जब वो आए थे स्टेशन से बाहर तो उनको काले झंडे दिखाए थे गांधी के समर्थकों ने, फिर सभा में बोल रहे थे तो उन्होंने ये बातें बोली थी। सही बात है। तो अब मैं गांव में काम करता हूँ तो बहुत सारे नौजवानों को पूछता हूँ, हर एक घर में बाबा साहब का फोटो है, जय भीम बोलते हैं। मैं 1 मिनट रुक जाओ दोस्त, क्या पढ़ते हो? मैं कॉलेज में जाता हूँ। बाबा साहब के बारे में 5 वाक्य मुझे बताओ। डॉक्टर थे, संविधान लिखा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, नारा दिया, उससे आगे कुछ नहीं है। मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसी संस्था के साथ बैठ के उसका मूल्यांकन कर रहा था मैं, जो 25 साल से दलित एम्पावरमेंट का काम करते, उसके पास भी ये 3 मुद्दे के बाद चौथा मुद्दा नहीं था।
तो बैंक्रप्सी है, इसको बैंक्रप्सी कह सकते हैं। कंप्लीट आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी। प्रतीक में खुश हैं, जय भीम बोल दिया, कोई नेता जाके माला चढ़ा दिया, उसकी बड़ी मूर्ति बनवा दिया बाबा साहेब का, तो बोले ये हमारा नेता। अभी 175 साल पहले ये संघर्ष ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले कर सकते थे। मूर्ति लगा देते हो, क्यों स्कूल खोला उन्होंने? बराबर। आज हम वो नहीं कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते है। बराबर। तो हमने देखा कि बच्चों में बहुत ताकत है। हमारे स्कूल में एक बच्चा आया था 5वीं कक्षा में, और फिर उसका पेरेंट्स उसको ले गया कुछ करके। एनीवे हमको पता चला कि उसने स्कूल में गया तो जय भीम बोलता था तो टीचर उसको पिटता था। ऐसे कोई केसेस हैं। तो ये हमारा टीचर लड़ने गया देखने के लिए, तब बच्चा बोलता है कि ये तो मैंने रिजॉल्व कर दिया। अरे अब छोटे हो, क्या रिजॉल्व कर दिया? अब ये बच्चे ने मार पड़ते थे लेकिन बोलता था जय भीम। अच्छा। और एक दिन टीचर ने मारना बंद कर दिया, और अगले दिन टीचर आए तो हाथ में एक पैकेट भी था, खोला, उसमें बाबा साहब की तस्वीर थी, एक हथौड़ी थी, टेबल पे चढ़ के लगा दिया क्लास में और पढ़ाना शुरू किया। उसी टीचर ने। अब ये हमारा टीचर मार नहीं रहा, तो बच्चे ने स्कूल ले गया, बाबा साहब की तस्वीर दिखाई, फिर टीचर के घर ले गया। टीचर ने आओ आओ बैठो, पानी दिया, चाय बनाया, बोलता है देखो मैं पटेल हूँ। जब ये पहली बार उसने जय भीम बोला ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये मेरे क्लास में क्या है नाटक। तो मैंने उसको जोर से मारा। दूसरे दिन भी उसने बोला तो मैंने और जोर से मारा, तीसरे दिन भी बोला और जोर से मारा, चौथे दिन मेरा हाथ रुक गया। मैं अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करने लगा कि ये बच्चे में जो ताकत है ना मेरे में नहीं है। फिर मैंने सवाल किया कि कौन है भीम जो इतना ताकत देता है बच्चे को। तो मैंने बाबा साहब की आत्मकथा पढ़ी, तब मुझे इतना पछतावा हुआ कि मैं शिक्षक कैसे कहला सकता हूँ अपने आप को। अब ये मैं कहानी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मूवमेंट बच्चे करके देते हैं आपको। ये काम करने का जिम्मेदारी था जो लोग आगे आए, 2 पैसे कमा रहे, अच्छी पोजीशन में, ये लोग की जिम्मेदारी बनी थी समाज को देखने की। अब मिशन पे बैक टू सोसाइटी जिसे हम एग्जैक्टली तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। बराबर। अब बाबा साहब के पुतले बनाए हैं, कई लोग उसके नीचे शराब पी के भी बैठते हैं और रात को बैठ के शराब भी पीते हैं। मुंह भरा है पूरा गुटखा से और जय भीम बोलेंगे। अरे भाई थोड़ा तो इज्जत रखो इंसान का। बिल्कुल। हाँ, तो ये वैचारिक जो होना चाहिए ना, तो फंडामेंटलिज्म तो हमें भी बहुत घुस गया है, आइडियोलॉजिकल। बराबर। यहाँ दलित शक्ति केंद्र में बच्चों को मैंने एक बार इकट्ठा किया और बाबा साहब की आत्मकथा ज़मीन पर रखी मैंने बोला पेशाब करो। अब लड़के तो देखो तो इतने गुस्से वाले, क्योंकि 20 से 25 साल की उम्र वाले थे। तो देखो मार्टिन भैया आप है ना लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अच्छा क्या हुआ? नहीं ये अगर कोई हमारे गांव में ये करेगा ना हम उसका मुंडी काट देंगे। अच्छा, तो यहाँ आप जो हॉस्टल में रहते हो दलित शक्ति केंद्रों में, ऊपर का हॉल का नाम है ज्योतिबा फुले हॉल, नीचे का हॉल का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर हॉल। रात को 1:30 बजे आपको पेशाब करनी है तो आपको टॉयलेट में जाने की आलस आती है तो आप ऊपर से आम्बेडकर हॉल पे पेशाब करते हो। तो हम तो कर सकते हैं ना, हम तो दलित है तो हमारे पास लाइसेंस है। दूसरे लोग नहीं करने चाहिए। That was the answer. नहीं मैंने बोला बराबर कि हम है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ से पेशाब भी करें। अगर कोई और करेगा ना तो हम उसकी मुंडी काट देंगे। फिर वो शांत हो गए। तो मैंने बोला भैया जय भीम बोलने से नहीं होता है, हमारा सोच बदलनी चाहिए, हमारी भाषा बदलनी चाहिए, हमारे रिवाज बदलने चाहिए, हमारे इडियम्स बदलने चाहिए। ये पूरा पैकेज जब बदलेगा ना, बराबर, जितनी भी गालियाँ हम देते हैं, ये गालियाँ का क्या बोलती है? औरत को टारगेट किए बिना कि एक भी गाली भारत में नहीं है। बिल्कुल। तो ये बाबा साहब की विचारधारा, ज्योतिबा फुले का जो काम था,
और इसके साथ जब तक गालियाँ हमारे रहेगी, बराबर, ये कैसे हम बोलेंगे कि दलित मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है? बिल्कुल। तो ये वैचारिक काम जो है ना, वो नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मार्टिन भाई, बहुत मज़ेदार चर्चा चल रही है और मुझे सच कहूँ तो मुझे गुजरात की राजनीति को समझने में, अपने लिए भी एक समझ बनने में आसानी हो रही है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे रहते हैं और हर चीज़ को समझ रहे हैं, तो एक कहीं क्लासरूम ट्रेनिंग मुझे मिल रही है और दर्शकों को भी इससे ज़रूर सीख मिलेगी। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ क्योंकि समय की मियाद हम क्रॉस कर चुके हैं। आप लोग एक कैंपेन कर रहे हैं जिसमें एक बड़ी सी ईवीएम मशीन लेके आपने कुछ चुनावी मुद्दों को रखा है, जिसे आप गुजरात चुनाव में प्रचार कर रहे हैं कि छुआछूत को लेके, जाति भेद को लेके, भूमि के सुधार को लेके, लैंड डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके कुछ मांग आपने रखी हैं। वो कैंपेन क्या है और चुनाव में क्या उसको आप एक एजेंडे के तौर पे पेश कर पाएंगे? तो ये यात्रा हमने निकाली थी अगस्त में, बड़ा सिक्का लेके। आप भी मिले थे दिल्ली में जी। कि 1947 का छुआछूत मुक्त भारत का सपना 2047 में साकार होगा क्या। यात्रा नहीं पहुंच पाई, लेकिन वो फैल गया सिक्का पूरे देश में जी। और वापस आया। फिर हमने बोला कि नहीं, इसको तो बढ़ाना है। तो गुजरात इलेक्शन आ रहा है, तो हमने ईवीएम बनाया 9 फुट का। और सूत्र ये है, बाबा साहब और पुनः करार की 90 साल ख़त्म हुए, तो हमने 90 मीटर का बड़ा बैनर बनाया है। और बैनर में लिखा है कि जो पक्ष के चुनावी घोषणा पत्र में छुआछूत दूर करने का ठोस आयोजन होगा, उसी को मत देंगे। उनके मैनिफेस्टो में होना चाहिए। होना चाहिए। कह रहे हैं कि घोषणा पत्र में बिजली पानी का वादा कर रहे हो, हाँ, छुआछूत मुक्त भारत बनाने का भी वादा और कर रहे हो। आयोजन। हाँ। तो ये अगर कोई पार्टी बोल देगा कि हम कर लेंगे, तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे वादा कर दिया। तो हमने बोला, तो क्या ठोस कार्यक्रम हो सकता है? ईवीएम पे लिखा है। अच्छा, ये बताओ कि 2021 में इतनी दलित महिलाओं पे बलात्कार हुआ था, अब 2022 में कितना होने वाला है? सभी कानून जो बने हैं, उसका उद्देश्य था कि क्राइम को प्रिवेंट करना है जी। होने के बाद रिपोर्ट करना नहीं है। उसका कोई काम नहीं कर रही सरकार। हर साल आंकड़ा दे रही कि इतने हो गए। इतना हो गया। ये प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या ठोस कदम उठाए, उसका हिसाब दो। दलितों को अगले साल में कितनी ज़मीन देने वाले हो? रोजगारी के लिए दलित युवाओं को देने के लिए बजट में कितना पैसे डालने वाले हो, उसका आंकड़ा बताओ। जितनी भी स्कीम में आपने देखा होगा कि पैसे अलोकेट करते हैं, 31 मार्च को पता चलता है कि उसमें से आधे पैसे इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो जनरल पर्पस में इस्तेमाल कर रहे। रोड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। जैसे गुजरात में शेड्यूल कास्ट का बजट सरदार स्टैचू में डाल दिया है, बराबर। दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया है। अब ये सवाल तो हमारे सांसद, हमारे विधायक उठाते नहीं, बराबर, क्योंकि उसके लिए अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो बगावत करनी पड़ेगी, सीधे शब्दों में कहेंगे तो वो तो बस की नहीं है उनके। एग्जैक्टली। तो ये सभी मुद्दे हमने वहाँ रखे हैं ईवीएम के अंदर। तो आप पूरा गुजरात में इस कैंपेन को ले जा रहे हैं? तो हमने बोला 90 तहसील में जाएंगे और दलित बस्ती में नहीं, पब्लिक में करेंगे। पब्लिक में करेंगे। दलितों को तो पता है, पब्लिक को भी उसको पता है। तो अभी तक करीब मेरे ख्याल से 40 के ऊपर हो गया है, बराबर। और 15 अक्टूबर 19 तक पूरा 90 ख़त्म हो जाएगा। तो हमने बोला कि हमसे जो भी हो सकता है हमें करेंगे, क्योंकि लोक जागृति ये हमारा सबसे बड़ा ताकत है, बराबर। अब ये सवाल है कि उसके बाद अगर अभी तक कोई पार्टी ने ये पहल नहीं किया है। हाँ, आरएसएस का अभी स्टेटमेंट आया था, आपने देखा होगा कि सबका मंदिर एक होना चाहिए। बोलना आसान है, आरएसएस ने कभी इस देश में मोर्चा नहीं निकाला है दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए। एक मोर्चा नहीं निकाला है, बराबर। तो आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो ये मोर्चा भी निकालो, अगुवाई भी करो। एक हिंदू गांव बना के दिखा दो जहाँ जाति भेद नहीं होता है, राष्ट्र तो दूर है। हमने गुजरात सरकार को दिया था आवेदन कि विकास हुआ हम मानते हैं, 18,000 गांव है गुजरात में, एक गांव का नाम दे दो सिर्फ जहाँ छुआछूत नहीं, एक गांव का नाम दे दो, चलो विकास के सभी दावे हम मान रहे हैं, बराबर। नहीं दे पाए।
नहीं दे ही नहीं पाए। तो हमने बस हमने ईवीएम के माध्यम से एक छोटा वीवीपैट भी बाजू में लगाया है, तो लोग देख सकते हैं उसका कनेक्शन और देख रहे हैं। और लोकल चैनल है हर एक तहसील में, वो उसको प्रसारित कर रही। तो हमारा अंदाज़ है कि हर एक प्रोग्राम में कम से कम 5,000 लोग उसको देखते हैं। तो अभी करीब 4.5-5 लाख लोग देखेंगे। तो हमने बोला कि इतना तो हमें करना चाहिए। इतना करना चाहिए और बहुत ज़रूरी मसला है। छुआछूत का जिसने सहा है उसने कहा है, हमारी समस्या है तो हमें बोलना भी पड़ेगा। और गुजरात चुनाव में बहुजन एजेंडा कैसे पेश किया जाए उस पर इन लोगों का बहुत शानदार काम है। और यही वजह है कि मैं अपनी चुनाव यात्रा के दौरान आपसे मिलने भी आया, आपके दलित शक्ति केंद्र में समय बिताया और इसकी सूबे की सियासत को समझने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी इस चर्चा में मज़ा आया होगा। मज़ा मतलब नॉट इन दैट सेंस कि यू आर एंजॉइंग दिस टॉक, बट कुछ एनलाइटनमेंट हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे मसलों को समझने के लिए, उसमें एक स्पष्ट समझ बनने के लिए। वरना हम भी प्रतीकों के पीछे भाग रहे हैं और हमारे नाम पर बहुत सारे लोग अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति में कोई बहुत बदलाव नहीं आया। तो मार्टिन मैकमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। इनकी बातों पर आपकी क्या राय है? गुजरात की राजनीति को लेकर आप क्या समझते हैं? गुजरात चुनाव में दलित बहुजन एजेंडे को कैसे फिट किया जा सकता है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी समझ बनाने में आसानी हो सके। ये रिपोर्ट मैं आपको सानंद के दलित शक्ति केंद्र से दिखा रहा हूं। इसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम।